हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप? दिस इज जगजीत सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी जूनियर्स। आज जगजीत भैया आपके लिए लेकर आए हैं आपकी क्लास 8 साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है उसका 12th चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फ्रिक्शन। देखिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि 11th चैप्टर में जो फोर्सेस थे, जो प्रेशर था, उनके बारे में पढ़ा था। फोर्स एंड प्रेशर का जो चैप्टर था हमने कवर करा था। तो फोर्सेस के अंदर हमने एक टॉपिक लिया था, सब टॉपिक लिया था, जो क्या था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। वो हमने वहाँ पर डिटेल में जो है वो स्टडी किया था। आज हम फ्रिक्शन को और डिटेल में स्टडी करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में और जानेंगे अपने इस चैप्टर में, अपने इस लेक्चर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है या फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी और अभी भी मैं आपको यही बताऊंगा कि मोशन अगर इस डायरेक्शन में होता है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो क्या करता है? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। और जो मोशन को अपोज करे उस फोर्स को क्या कहा जाता है? तो उस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द सरफेस। अब जो ऑब्जेक्ट है और जो सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। यही जो एग्जांपल है वो हमने अपने 11th चैप्टर में भी समझा था कि जो बॉल है वो ग्राउंड पर रोल कर रही है तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? वो बॉल धीरे धीरे स्लो होकर रेस्ट पर आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बॉल का जो मोशन है उसके अपोजिट में भी एक फोर्स लग रहा है जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है और वो बॉल के मोशन को क्या कर रहा है? बॉल के मोशन को कैंसल आउट कर रहा है। देखिए, दूसरा अगर हम देखें एग्जांपल, तो इफ वी स्टॉप पेडलिंग बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द रोड। इससे आप क्या समझते हैं? अगर आप कंटिन्यूअसली साइकिल में पेडल मार रहे हैं तो साइकिल आगे बढ़ती जाएगी, बट जैसे ही आप पेडल मारना बंद करेंगे तो क्या होगा? साइकिल रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो साइकिल के व्हील्स हैं और जो रोड का सरफेस है उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से साइकिल कुछ टाइम बाद अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोशन और जो फोर्स है वो इस तरफ आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग रहा है। आई होप आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रिटी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम पहले फैक्टर की बात करें, दो फैक्टर्स होते हैं जनरली। अगर हम पहले फैक्टर की बात करें तो वो क्या है? नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, या हम कह सकते हैं द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। और दूसरा जो फैक्टर है जो कि फ्रिक्शन को क्या करता है? फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। तो जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है कि हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर। फ्रिक्शन इज लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन इज मोर ऑन अ रफ सरफेस। जो दो सरफेसेस हैं, एक ऑब्जेक्ट और सरफेस, वो कितनी जोर से प्रेस हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। जो स्मूथ सरफेसेस रहते हैं उन पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी कम रहता है। ऑन द अदर हैंड जो रफ सरफेसेस रहते हैं, रफ सरफेसेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। हम जो फ्लोर और जो ऑब्जेक्ट था उसके प्रेस की बात कर रहे थे कि कितनी जोर से प्रेस रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। जो सरफेस है वो अगर हार्डली प्रेस होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। वहीं फ्रिक्शन कम होगा अगर सरफेस जो है वो हार्डली प्रेस नहीं हुआ होगा। आपको ये चीज़ भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई जो है डाउट रहता है, कोई क्वेरीज रहती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन के क्या क्या कॉजेज रहते हैं, फ्रिक्शन जो फोर्स रहता है उसके क्या कॉजेज रहते हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग और इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेज। या तो जो सरफेस होंगे वो एक दूसरे में इंटरलॉक्ड होंगे, या क्या होगा, सरफेस में जो है वो इरेगुलरिटी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। स्मूथ सरफेसेज हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेज। जो स्मूथ सरफेसेज होते हैं उनमें जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट रफ सरफेसेज, तो रफ सरफेसेज हैव लार्जर इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेज। ओके, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेसेज आर रफ। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इज मोर इफ द सरफेसेज आर रफ। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रिक्शन बहुत कम होगा अगर सरफेसेज स्मूथ हैं, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा अगर सरफेसेज रफ हैं। ये बात आपको दिमाग में याद रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो जनरली जो आपको क्लास 8 के हिसाब से टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने हैं वो 3 टाइप्स के फ्रिक्शंस पढ़ने हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से फ्रिक्शन है जगजीत भैया? तो देखिए, पहला फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इन्हीं तीनों फ्रिक्शन के बारे में हम आगे वाली स्लाइड्स में और अच्छे से जानेंगे कि ये जो तीनों फ्रिक्शंस हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है। सो जूनियर्स, हमने बात की टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, हमने देखे कि 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से फ्रिक्शन देखे? तो हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब इन्हीं तीनों फ्रिक्शंस की जो डेफिनेशन है वो हम अपनी स्लाइड में कवर करने वाले हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन को क्या कहा जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन अ ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस। व्हेन अ ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अ सरफेस, देन द force of friction exerted on it is known as sliding friction। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है तो उस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उस पर जो फ्रिक्शन एक्सर्ट हो रहा है, वो किस टाइप का फ्रिक्शन है? तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन अ ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन पे लग रहा है। उसके बाद किस पे लग रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर। और सबसे कम जो फोर्स लग रहा है वो रोलिंग फ्रिक्शन पे लग रहा है। और रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है जूनियर्स? तो जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। सो जूनियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईविल ऐसा क्यों कहा जाता है। फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और फ्रिक्शन ईविल भी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये चीज़ जो है, ये पॉइंट जो है वो हम अपनी आगे वाली स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों होता है। फ्रिक्शन इज समटाइम्स यूजफुल। फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर मैनी ऑफ अवर डेली एक्टिविटीज, जैसे कि इट इज पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड द टम्बलर। देखिए, अब जब आप किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं, चाहे वो टम्बलर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में और आपके हाथ के बीच में फ्रिक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ होल्ड नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलें तो फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। भाई हमारे पैरों में, मतलब हमारा पैरों का जो तलुआ रहता है उसके बीच में और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन रहता है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू वॉक। ठीक है, वी आर एबल टू वॉक जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। दैट्स वाई फ्रिक्शन इज वेरी मच यूजफुल फॉर अस। इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर, वी आर नॉट एबल टू वॉक, वी आर नॉट एबल टू रन, और वी आर नॉट एबल टू डू आवर एवरीडे एक्टिविटीज। ओके, इट इज़ पॉसिबल टू राइट विथ अ पेन और पेंसिल ऑन अ पेपर। भाई पेन और पेंसिल से लिखने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ फ्रिक्शन इज़ नॉट देयर, यू आर नॉट एबल टू राइट। ओके, इट इज़
possible to write on a blackboard. Okay, friction between the tires and the road helps automobiles to move on the roads. जैसे फ्रिक्शन हम लोगों को वॉक करने के लिए, रन करने के लिए यूजफुल होता है, उसी तरह से फ्रिक्शन ऑटोमोबाइल्स को भी, गाड़ियों को भी रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है. जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन व्हीकल्स आर एबल टू रन ऑन रोड्स. ओके, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, वेरी मच यूजफुल. जो ब्रिक्स के बीच में फ्रिक्शन रहता है उसकी वजह से हम बड़ी बड़ी इमारतों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन करने में भी काफ़ी ज़्यादा समर्थ रहते हैं. हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. मूविंग अहेड, अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए अनडिज़ायरेबल क्यों रहता है, अनयूजफुल क्यों रहता है, ईविल हम फ्रिक्शन को क्यों कंसिडर करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ मनी. ओके, अब हम इसके पॉइंट्स अगर देखें तो सोल्स ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. भाई हमें बार बार नए जूते खरीदने पड़ते हैं क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमारे जूते टूट जाते हैं, हमारे जूते का जो सोल है वो टूट जाता है. टायर्स ऑफ बाइसिकल, ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. ऑटोमोबाइल्स के टायर्स होते हैं, जो बाइसिकल के टायर्स होते हैं, वो भी किसकी वजह से फट जाते हैं, कट जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस एंड फुट ओवर ब्रिजेस इन रेलवे स्टेशंस वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. भाई जितनी भी टूट फूट का जो चीज़ें हो रही हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हो रही हैं. तो जिससे क्या हो रहा है, जिससे एनर्जी का लॉस तो हो ही रहा है, साथ में मनी का लॉस भी हो रहा है, टाइम का लॉस भी हो रहा है. दैट्स वाई फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड एज ईविल. बट अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वी आर नॉट एबल टू डू एवरीडे थिंग्स. हम रोजमर्रा की चीजें नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई फ्रिक्शन इज नोन एज नेसेसरी. तो द होल सेंटेंस बिकम्स फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईविल. फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईविल. ओके, नाइफ्स एंड रेजर्स लॉस देयर शार्प एजेस ड्यू टू फ्रिक्शन. भाई जो रेजर्स होते हैं, जो चाकू होते हैं, वो अपनी जो धार है वो भी खो देते हैं. किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के बारे में कि जो हम फ्रिक्शन है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो देखिए, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द रफनेस ऑफ द सरफेस कॉन्टैक्ट. हमने पढ़ा था कि जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं उन पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है, वहीं रफ सरफेसेस पे जो है वो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर हम सरफेस को रफ बना देंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अगर एग्जांपल की बात करें तो द सोल्स ऑफ शूज़ आर ग्रूव्ड टू हैव बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर. द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज द ग्रिप ऑन द रोड. क्या होता है, जो जूते का सोल होता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, रफ बनाया जाता है ताकि वो ग्राउंड पर एक अच्छी पकड़ बना सके. उसी तरह से जो ऑटोमोबाइल, जो व्हीकल्स के टायर होते हैं, उन्हें भी इस तरह से रफ बनाया जाता है कि उनकी जो पकड़ है वो रोड पर बहुत अच्छे से बनी रहे, इंक्रीज हो जाए फ्रिक्शन, जिस वजह से क्या ना हो, जिस वजह से स्लिप होने के चांसेस कम हो जाएं या बिल्कुल ही खत्म हो जाएं. देखिए, द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स आर रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड. जो ब्रेक पैड होते हैं उन्हें भी रफ बनाया जाता है ताकि हम जब उन्हें अप्लाई करें तो वो क्या करें, व्हीकल को बहुत ही आसानी से रोक सकें. एंड जिमनेस्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेज ऑन देयर हैंड्स फॉर बेटर ग्रिप. देखिए, जिमनेस्ट की बात ना की जाए, अगर आप आपकी बात करो, आप जैसे गली क्रिकेट खेलते हो और बैट आपके हाथ से स्लिप होता है तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी धूल लगा लेते हो, हाथों पे पाउडर लगा लेते हो, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से बैट पर आपकी एक अच्छी ग्रिप बन जाती है. तो जिमनेस्ट भी वही करते हैं, कुछ कोर्स सब्सटेंस अपने हाथों पर लगा लेते हैं जिससे क्या हो, जिससे उनकी पकड़ जो है वो पोल पर काफ़ी अच्छे से बन जाए. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ तो हमने बात की कि कैसे जो है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है. सो जूनियर्स, आइए जानते हैं रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में. हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाता है. अब हम जानेंगे कि फ्रिक्शन को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और वही हम पढ़ने वाले हैं. तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, पाउडर्स, ऑयल्स और ग्रीस. फ्रिक्शन को हम किन किन चीज़ों की मदद से रिड्यूस कर सकते हैं? तो वी कैन यूज लुब्रिकेंट्स, वी यूज
पाउडर्स, वी यूज़ ऑयल्स, ग्रीस, ये जो सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करती हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। हम रोलर्स और व्हील्स का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। बॉल बियरिंग्स का भी काफ़ी जगह यूज़ होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। बॉल बियरिंग से आप समझ सकते हैं छर्रे, कई सारी मशीन्स में बॉल बियरिंग्स लगी रहती हैं जिससे कि मशीन का जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। देखिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जब आप कैरम खेलते हैं तो जो आपका स्ट्राइकर होता है अगर वो स्मूथली मूव नहीं कर रहा है तो आप क्या करते हैं उस पर कैरम पाउडर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है फ्रिक्शन कम हो जाता है। और फ्रिक्शन कम होने की वजह से आपको जो स्ट्राइकर है वो ईजिली मूव करने लगता है। रोलर्स आर यूज इन लगेज बैग्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कई सारे लगेज बैग्स में रोलर लगे होते हैं जो क्या होते हैं, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। व्हील्स आर यूज इन व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। भाई व्हीकल्स में जो है वो व्हील्स तो लगे ही होते हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है, बिना व्हील्स के तो व्हीकल चलेगा नहीं। ओके, एंड बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन सीलिंग फैंस, बाइसिकल्स एंड व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब जो बॉल बियरिंग्स होती हैं, जो छर्रे होते हैं, वो कहाँ कहाँ लगे होते हैं, तो वो बहुत सारी मशीन्स में लगे होते हैं। अगर हम बात करें बाइसिकल की, हम बात करें व्हीकल्स की, हम बात करें फैंस की, तो इनमें क्या होता है, इनमें बॉल बियरिंग्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो, फ्रिक्शन रिड्यूस हो। और यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं कैरम बोर्ड की, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया था। तो पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन इफ वी टॉक अबाउट कैरम बोर्ड। आई होप आपको फ्रिक्शन समझ में आया होगा, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन समझ में आया होगा कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या होता है और कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो जूनियर्स, हमारे इस सेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में हमें जानना है कि एक्चुअली में फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है। तो देखिए, फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेज ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू देम। ये क्या कह रहा है कि गैसेज में और लिक्विड में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। ये जो तीन पॉइंट्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं, इन पर जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, और उस पर जो फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, तो वो अपोजिट साइड में लग रहा है। आई होप आपको फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए जूनियर्स, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो बर्ड्स होती हैं वो एयर में काफ़ी इजीली फ्लाई कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी रहती है जो क्या करती है, जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करती है। हमने देखा था कि जो शेप ऑफ बॉडी है, ऑब्जेक्ट का जो भी शेप है, वो काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है किसको कम करने में, तो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने में। देखिए, फिशेज लिविंग इन वाटर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। अब भाई जो फिशेज होती हैं, जो वाटर में रहती हैं, जो वाटर में स्विम करती हैं, उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसकी वजह से वो वाटर में इजीली स्विम कर लेती हैं। अगर हम बात करें एरोप्लेन्स की या स्पेस क्राफ्ट की, तो उनकी जो बॉडी है वो भी स्ट्रीमलाइन बॉडी डिज़ाइन की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जो वो फ्लूइड फ्रिक्शन है, जब वो एयर में फ्लाई कर रही हैं तो फ्लूइड फ्रिक्शन उन पर कम से कम लगे। इसी वजह से जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो एरोप्लेन्स होती हैं, उनकी बॉडीज़ भी स्ट्रीमलाइंड बनाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और आपको मेंशन करना है अपने आंसर में भी ये जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो जूनियर्स, यहाँ पर जो हमारा सेशन है फ्रिक्शन का वो ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर्स के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।